अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद मंसूब हसन। इस वीडियो के अंदर हम स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे और कुछ उन नुकसानात और फ्रॉड्स के हवाले से बात करेंगे जिनका सामना वहां पर लोगों को होता है, और ये कि कैसे उन नुकसानात से और फ्रॉड से बचा जाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको इस बात से आगाह कर दें, आपको इंतबाह कर दें कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वीडियो हरगिज़ नहीं है, और ना ही मेरी उस कैपेसिटी में कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के जो आर्बिट्रेशन पैनल का मेंबर हूँ, मेरी उस कैपेसिटी में नहीं है। हाँ, मेरे जो तजुर्बात स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आर्बिट्रेशन के हवाले से हुए हैं, जो मेरी वहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर मबनी है। मैं चाहता था कि मैं ये आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग अपने नुकसानात से और अपने साथ होने वाले फ्रॉड से कैसे बच सकें, वो आपके साथ शेयर करूं। ये उसके ऊपर है। ये कोई हतमी या कोई जामे गाइडलाइन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं, जो इस वीडियो का ज़ाहिर है कि एक मुख्तसर वक्त है वीडियो का, उसमें शेयर नहीं किए जा सकते तमाम के तमाम। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है जिसके अंदर कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट की टिप्स दी जाएं कि आप किस शेयर में कब और कैसे इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्टमेंट ना करें। ये हरगिज़ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नहीं है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, उनको समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और समझदारी के साथ स्टॉक एक्सचेंज में फ़ैसले करने चाहिए। इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, एक मुख्तसर जायज़ा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में लेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। ये बात उन लोगों के लिए अहम है जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जो सिक्योरिटीज़ ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, जो नए लोग हैं ख़ासतौर पर उनके लिए ज़्यादा अहम है। हम इस पर बात करेंगे कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अहम किरदार होते हैं, वो आपको बताएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में आमतौर पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो की जाती हैं, और कुछ नुकसानात और जो फ्रॉड्स होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, उस पर रोशनी डालेंगे, और उन फ्रॉड से और उन नुकसानात से कैसे बचा जाए वो कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है जहाँ पर बायर्स और सेलर्स जमा होते हैं, और सेलर अपनी चीज़ ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए सामने रखता है ख़रीदार, और उस चीज़ के रेट्स तय करके उसको ख़रीदता है। ये काम किसी भी मार्केट के अंदर उसके जो ब्रोकर्स हैं जो वहाँ पर काम करते हैं उनके ज़रिए किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स अवेलेबल होते हैं, जो सिक्योरिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वो सिर्फ उन कंपनीज़ की होती हैं जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग जिनकी की होती है, जिन्हें ट्रेडिंग के लिए अप्रूव किया होता है, उन्हें लिस्टेड कंपनीज़ कहा जाता है। और उनके जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको लिस्टेड सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। उसके अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट या डेट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, यानी शेयर्स जो कि आपको मिल्कियती हुकूक देते हैं, जबकि जो कर्ज़े वाली सिक्योरिटी होती हैं वो आपको मिल्कियती हुकूक नहीं देती हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी हद तक उस पर किसी न किसी शक्ल में इंटरेस्ट या प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है। इस पूरी वीडियो के अंदर हम सिक्योरिटीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, या सिक्योरिटीज़ के लिए हम शेयर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब डेट सिक्योरिटीज़ भी होगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दो तरह की मार्केट्स होती हैं। फिज़िकली इस तरह ये आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जो एक्टिविटी के हिसाब से दो तरह की मार्केट होती है। एक प्राइमरी मार्केट कहलाती है और एक सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। प्राइमरी मार्केट वो होती है जिसके अंदर कंपनीज जब फर्स्ट टाइम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आती हैं, तो जब उनके शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। वो जो ऑफरिंग होती है वो आईपीओ कहलाती है। वो जिसे हम आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो वो प्राइमरी मार्केट में होता है। जब वो शेयर्स एक दफ़ा अलॉट हो जाते हैं लोगों को, तो उसके बाद जब उन्हीं शेयर्स के ऊपर दोबारा बाइंग सेलिंग होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। तो ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन है, प्रैक्टिकली वो एक ही मार्केट है जिसमें ये काम हो रहा होता है।
अब एक देखते हैं कि आमतौर पे एक ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि अगर कोई फ़र्द वहाँ पे कोई शेयर ख़रीदने के लिए जाता है या कोई फ़र्द जो है वो शेयर बेचने के लिए जाता है, तो दोनों सूरतों में वो किसी ब्रोकर से रब्ता करता है, यानी बायर भी एक ब्रोकर से रब्ता करेगा और सेलर भी किसी ब्रोकर से रब्ता करेगा। तो जो सेलर है वो ब्रोकर को अपने शेयर्स बताएगा कि मैं ये शेयर्स बेचना चाहता हूँ, इस रेट पे बेचना चाहता हूँ। तो वो ब्रोकर जो है वो उसको जो स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, उसके अंदर वो एंटर कर देगा। तो वो फिर लोगों को नज़र आना शुरू हो जाएगा कि ये शेयर्स जो हैं वो ख़रीदने के लिए मौजूद हैं, इस रेट पर मौजूद हैं। इसी तरह जब जो बायर का ब्रोकर है, जब वो जाके सिस्टम में देखेगा कि उसको ये शेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो अगर उसकी प्राइस मैच कर रही होगी तो वो वहाँ से ख़रीद सकता है। तो इस तरह जो सेलर की जो सिक्योरिटीज़ हैं, जो शेयर्स हैं, वो बायर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जो पेमेंट है वो बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। यानी शेयर्स जो सेलर के थे वो बायर के पास चले जाते हैं, जो बायर का पैसा है वो सेलर के पास चला जाता है। और इस दौरान जो ब्रोकर्स हैं, दोनों तरफ के बायर और सेलर के जो ब्रोकर्स हैं, वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं और वो उनकी आमदनी होती है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि जो एक ट्रांजैक्शन के अंदर मेन प्लेयर्स हैं, जो अहम किरदार हैं, उसमें जो बायर है जो कि कोई शेयर ख़रीदना चाहता है, एक सेलर है जो कि कोई शेयर बेचना चाहता है और बेच के उनको पैसे कैश कराना चाहता है, खुला कराना चाहता है। और इसके दरमियान में बायर और सेलर के दरमियान में ब्रोकर्स होते हैं जो कि अपने कमीशन के लिए काम करते हैं। ब्रोकर अपने एजेंट के ज़रिए काम करता है, जो कि आम तौर पे वो भी कमीशन के लिए काम करता है, कमीशन बेस काम करता है। यानी जब भी कोई ट्रेड होती है तो उसको भी उस कमीशन का शेयर मिलता है। आमतौर पे जो एजेंट होता है वो नए कस्टमर्स भी लेकर आ रहा होता है और उनकी ट्रेड्स को, यानी बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट कर रहा होता है। आमतौर पे जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टर्स एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ट्रेडिंग होती है और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को मैंने वाज़े तौर पे इसलिए अलग किया है ताकि आप इसको समझ सकें। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग भी इसको हम कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म विजन के साथ होती है, यानी आप 2 साल, 3 साल, 5 साल या इवन 10 साल का आप सोचते हैं कि भाई इस कंपनी से के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उसका जो मकसद होता है आपका कि भाई उसके अंदर प्रॉफिट कमाना है, जो डिविडेंड वो कंपनी डिक्लेयर करेगी, जो प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी और वो डिविडेंड की फॉर्म में वो हासिल करना चाहते हैं। और आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैपिटल गेन देख रहे होते हैं कि भाई अगर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 3 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको उसकी एक बेहतर प्राइस मिल सके, तो आप लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करने के लिए फिर आपको मुख्तलिफ एनालिसिस करनी पड़ती हैं, तज्जिया करना पड़ता है। उसके लिए आपको उसके फंडामेंटल्स देखने पड़ते हैं कि कंपनी क्या है, कौन से सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, उसकी लोकल डिमांड क्या है, उसकी इंटरनेशनल डिमांड, अगर कोई वो एक्सपोर्ट करती है तो इंटरनेशनल डिमांड क्या है, किस रॉ मटेरियल पे बेस करती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कैसे हैं, उसके मशीनरी कैसी है, उसके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, जो फॉरेन करेंसी है इसकी फ्लक्चुएशन से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। इस तरह की बहुत सारी कंसिडरेशंस हैं जिसके बाद आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। और क्योंकि आप कोई छोटी रकम के लिए डिसीजन नहीं लेते, आप बड़ी रकम का डिसीजन ले रहे होते हैं, तो इसलिए तमाम एनालिसिस आप कर रहे होते हैं उसके लिए। इसके बाद ट्रेडिंग आती है। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है जिसमें आपने कोई चीज़ ख़रीदी और फिर उसको हायर रेट के ऊपर आपने बेचा और जो डिफरेंस है आपने उसको प्रॉफिट, जो कैपिटल गेन है वो आपने हासिल किया। इसके अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डिविडेंड नहीं होता, वो कैपिटल गेन होता है जो कि आप फ्लक्चुएशन के ज़रिए हासिल करते हैं। इसके अंदर ख़ास बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इस ट्रेडिंग की क्लासिफिकेशन जो मैंने मिडिल में रखी है उसमें, कि आप कोई शेयर उस वक्त ख़रीदते हैं जब आपके पास उसके पैसे हों, और आप कोई चीज़ बेचते उस वक्त हैं जब आपके पास वो शेयर्स, वो सिक्योरिटीज़ मौजूद हों। यानी आपके पास होल्डिंग पावर भी होनी चाहिए, आपके पास शेयर्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप ये ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें।
इसके बाद आ जाती है स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग। इसके अंदर जो स्पेकुलेशन का एलिमेंट है वो क्या है? स्पेकुलेशन ये है कि आप फर्ज करें, आप सुबह आप स्टॉक एक्सचेंज में आप देख रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज में आपको कुछ शेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस वक्त शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, शाम तक ये गिर जाएगी, तो आपके पास शेयर्स मौजूद नहीं है, लेकिन आपने इसको बेच दिया कि इस उम्मीद पर कि शाम को मैं इसको कम रेट पे ख़रीद लूँगा। इसी तरह सुबह जब आपने देखा कि भाई आपको लगा कि शायद कुछ शेयर्स हैं जिसकी कीमत कम है और शाम तक इसको बढ़ जाना चाहिए, तो आपने सुबह आपने ख़रीद लिया, आपके पास उसके पैसे नहीं है, लेकिन आपने ख़रीद लिया कि आप शाम को बेच देंगे और आपके पास वो जो डिफरेंस है वो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपने इस उम्मीद पर कि शाम को बढ़ जाएंगी, इसके रेट बढ़ जाएंगे, आपने इसको ख़रीद लिया। तो ये स्पेकुलेशन का एलिमेंट है। बाज़ ब्रोकर्स जो हैं वो आपको मार्जिन ट्रेडिंग ऑफ़र करते हैं, बाज़ नहीं बल्कि अच्छा से तकरीबन तमाम ही ब्रोकर्स आपको मार्जिन ट्रेडिंग ऑफ़र करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग ये कि भाई आप अपने पास आपके पास जो भी वैल्यू अवेलेबल है, चाहे वो कैश की शक्ल में या शेयर्स की शक्ल में, उसका 5 टाइम्स तक आपको वो अलाउ करते हैं कि जी आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी आपके पास अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स या 1 लाख रुपए कैश है, तो आप 5 लाख रुपए का काम कर सकते हैं। तो अब आप 5 लाख रुपए का काम कर रहे हैं, जबकि आपके पास कैश 1 लाख रुपए या सिक्योरिटीज़ 1 लाख रुपए की हैं। तो ये जो है ना, अपनी हुदूद से बाहर निकल कर काम करने वाली बात है। इसके अंदर जो माइंडसेट नज़र आ रहा है वो माइंडसेट नज़र आ रहा है जल्दी से अमीर होने वाला। जो जल्दी से अमीर होने वाली मेंटालिटी होती है, जो माइंडसेट होता है, उसके अंदर फिर फैसले अक्सर जज्बाती होते हैं, गलत हो जाते हैं। इसको देखा जाए, इसको सही से एनालाइज किया जाए, तो ये गैम्बलिंग यानी जुए के ज़ुमरे में आती है या सट्टे के ज़ुमरे में आती है। स्पेकुलेशन बड़ा एक फैंसी वर्ड है, अंग्रेज़ी वर्ड है, इसमें वो हमें बात समझ में नहीं आती, वो बात वो एहसास इसके अंदर, इस लफ्ज़ में एहसास नहीं है। जो एहसास लफ्ज़ जुए में है, जो लफ्ज़ सट्टे में जो एहसास है कि एक नेगेटिव एलिमेंट नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर नुकसानात का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जुए को और सट्टे को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। तो जब एक चीज़ हराम है, अगर आपका ताल्लुक़ इस्लाम से है और आप इस्लाम को मानते हैं अपने मज़हब के तौर पे, तो आपको तो सट्टे से वैसे ही दूर रहना चाहिए, चाहे उसका अंग्रेज़ी नाम स्पेकुलेशन हो या उसका कोई और नाम हो, तो आपको हराम काम से दूर रहना चाहिए। तो आप स्पेकुलेशन के लॉस से आप वैसे ही बच जाएंगे। जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, जिनके मज़हब में सट्टा जायज़ है या जिनको सट्टे का शौक़ है, वो ज़रूर अपना शौक़ पूरा करें। अब हम देखते हैं कि कुछ अक़साम के जो नुकसानात हैं या फ्रॉड्स हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। कुछ नुकसानात होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं, लापरवाह होते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं होती उनके अकाउंट में क्या हो रहा है। वो 6 महीने में, साल में कभी अपना अकाउंट चेक कर लेते हैं, तो फिर उनको पता चलता है कि उनके अकाउंट में क्या हो गया। तो इसलिए अगर आपने किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खोला है, तो आपको उसके साथ अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। एक दिन में उसकी कोई सैकड़ों दफ़ा सिचुएशन चेंज होती है, कभी ऊपर जा रही होती है, कभी नीचे जा रही होती है, कभी नीचे जाते जाते ऊपर चली जाती है, कभी ऊपर आते आते नीचे चली जाती है। तो आपको अपने अकाउंट की सूरत हाल को हर वक्त नज़र में रखने की ज़रूरत है। और अगर आप इतना ख्याल नहीं रख सकते, तो बेहतर है कि आप स्टॉक मार्केट से दूर रहें। एक और वजह होती है कि आपका जो ब्रोकर है या एजेंट है, उस पर बहुत एतमाद है, अंधा एतमाद है। उसने आपसे कहा फ़िक्र ही ना करें, मैं आपका सब संभाल लूँगा, आपको मैं इतने पैसे कमा के दूंगा, बस आप जो है ना मुझे काम करने दें अपने अकाउंट में। तो जो ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, अंधा एतमाद होता है, इसका भी बहुत लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। भाई आपके पास जेब में जो है लाख रुपए हैं, काम आप 5 लाख रुपए का कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने 5 लाख रुपए की चीज़ ख़रीद ली, शाम को बेचने की उम्मीद पे कि जी थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे, हम प्रॉफिट हो जाएगा। पता चला कि वो रेट और नीचे आ गया, तो अब वो जो आपके लाख रुपए थे वो उसी नुकसान में बराबर हो जाएंगे। तो ये सूरत हाल जो है ना वो स्पेकुलेशन की वजह से होती है।
तो अपनी हदूद में रहें, हदूद से बाहर रह के काम ना करें, जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाएं, बहुत सही मुहावरा है, उसमें रह के काम करें। इसी तरह जब लॉसेस हो रहे होते हैं ना डे ट्रेडिंग के अंदर, तो उसमें फिर बाज ब्रोकर्स, बाज एजेंट्स, बाज खुद इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं। अब लॉस को रिकवर करने के चक्कर में वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, धड़ाधड़ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लाखों शेयर्स इधर से उधर कर देते हैं। उसके नतीजे में फिर वो मजीद नुकसान का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास होल्डिंग पावर नहीं होती, उनके पास शेयर्स अवेलेबल एक्चुअली नहीं होते। तो इसलिए वो बचने का कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं जो उनको एक्चुअली नहीं मिल रहा होता, जिसके नतीजे में वो फिर शदीद नुकसानात का शिकार हो जाते हैं। और बहुत सारी सूरत हाल में तो ये होता है कि उनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बल्कि वो नेगेटिव में आगे खड़े हो जाते हैं। फिर उनको अपने घरों से पैसे ला के जो है वो जमा कराने पड़ते हैं, और बाज़ औक़ात तो बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल हो जाती है, उनको अपने एसेट्स बेच के जो है वो लाइबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। एक और बड़ी वजह जो है वो इन्वेस्टर्स के अकाउंट में अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस हैं, कि ट्रेडिंग हो रही है कि जनाब वो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी उनके अकाउंट के अंदर हो रही है। बाज़ एजेंट्स जो हैं वो अपना कमीशन बनाने के लिए अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में कर रहे होते हैं, ताकि उनका जो डेली का कमीशन है वो अच्छा बन जाए। वो इस बात का ख्याल नहीं करते कि उनका जो क्लाइंट है, जो इन्वेस्टर है, उसको कितना नुकसान हो रहा है। वो बिल्कुल उस पर ट्रांजैक्शन जो है वो किए जाते हैं। इसी तरह जो इन्वेस्टर्स की जो शेयर्स उनके पास रखे हुए होते हैं, उनके सब अकाउंट में उनके पास होते हैं, तो उसका भी वो बाज़ औक़ात गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी वजूहत होती हैं नुकसानात की लोगों को। तो अब देखते हैं कि अब इन नुकसानात से बचा कैसे जाए। तो कुछ अमूमी हिकमत अमली हैं, जनरल स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे कि आप नुकसानात से बच सकते हैं। तो पहला तो ये कि आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, डिसीजन सोच तज्जिया करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद फंडामेंटल्स की बेसिस पर डिसीजन लें। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग जो है वो अपनी कैपेसिटी में रह के करें, कि आपके पास अगर शेयर्स हैं तो आप बेचें, आपके पास पैसे हैं तो ख़रीदें, वरना स्पेकुलेशन ना करें। स्पेकुलेशन सट्टे से दूर रहें। ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि अभी आप सट्टा जब हराम है तो फिर हराम चीज़ों से दूर रहिए। जिन लोगों को शौक़ है वो ज़रूर कर लें, जो ईमान नहीं रखते वो ज़रूर कर लें, लेकिन जिनका ईमान है, जिनके जो सट्टे को हराम समझते हैं, तो उन्हें सट्टे से बहुत दूर रहना चाहिए। एक और बहुत अहम चीज़ है, वो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। हमारे यहाँ एक और उमूमी रवैया पाया जाता है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, या स्टॉक एक्सचेंज का काम हो, कोई सा भी हो, उसमें बड़ा सहल हमारा रवैया होता है कि बस हमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, ज़्यादा लिखना ना पड़े। और फिर जो एजेंट्स होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट हो, या बैंक का वो रिप्रेजेंटेटिव हो, या वो स्टॉक एक्सचेंज का एजेंट हो, वो जो है वो कहता है कि भाई आप सिर्फ जहाँ पे सिग्नेचर करने बस आप सिग्नेचर कर दें, बाकी फॉर्म में भर दूंगा। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके कॉन्टैक्ट सही डाल रहा है, आपका नाम सही डाल रहा है, आपका एड्रेस सही डाल रहा है, नहीं डाल रहा, आपके बाकी पर्टिकुलर सही हैं या नहीं है। लेकिन जब आपने साइन कर दिए तब आपको ये सारी चीज़ें ओन करनी पड़ेंगी। आप बाद में डिनाई नहीं कर सकते, आप बाद में ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो सिर्फ साइन कर दिए थे, ब्लैंक साइन दे दिया था, ये इन्होंने गलत डेटा डाला है। तो ये जो है गलत तरीक़ेकार है। जब आप ये काम कर रहे हैं तो आप सोच समझ के देखभाल कर अपने डेटा को डालें, ख़ुद लिखें सब चीज़ें, ताकि आपको ये यकीन हो कि जो कुछ आपने प्रोवाइड किया है, जो कुछ आप चाहते हैं, वही डेटा फॉर्म के ऊपर मौजूद है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर एक और बहुत अहम पेज होता है, वो कहलाता है अथॉरिटी टू ट्रेड का। अगर आप ब्लैंक साइन करते हुए चले जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने वो भी ब्लैंक छोड़ दिया है। तो वो फिर एजेंट या ब्रोकर उस पर किसी का भी नाम डाल सकता है, और वो फ़र्द फिर आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में ट्रेड कर सकता है। फिर जो चाहे करे, स्याह करे, सफ़ेद करे, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो अथॉरिटी टू ट्रेड है वो उसके नाम साइन कर दी है। आपने उसके नाम तो नहीं दी थी, लेकिन क्योंकि आपने ब्लैंक साइन कर दिए तो ज़ाहिर है कि उसके नाम हो गई। अब जिसका भी नाम लिख दें, चाहे वो ब्रोकर का नाम हो, चाहे वो एजेंट का नाम हो, या एजेंट किसी और का नाम डाल दे, तो ये ब्लैंक
जो है वो फॉर्म भी साइन नहीं होना चाहिए और अथॉरिटी टू ट्रेड भी किसी और के नाम नहीं होनी चाहिए। वो तमाम लोग जो जिन्होंने अकाउंट खोल लिए हैं या खोलने जा रहे हैं या जिनके अकाउंट्स पुराने चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को हमारा ये मशवरा होगा कि वो अपने ब्रोकर से अपने अकाउंट की कॉपी लें, चाहे आपका एक अकाउंट है या 10 अकाउंट है। तमाम ब्रोकर से अपने तमाम अकाउंट की कॉपीज़ लें और अपने पर्टिकुलर्स को चेक करें, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को चेक करें, ईमेल एड्रेस को चेक करें, फ़ोन नंबर्स को चेक करें। ये चेक करें कि आपने जो उस पर जो कम्युनिकेशन चैनल है वो क्या बताया है, कि फ़ोन पे आपको बताया जाए, यानी SMS के ज़रिए बताया जाए या ईमेल के ज़रिए बताया जाए या कोरियर से बताया जाए कि आपके अकाउंट में कौन सी ट्रेड की गई है। ये सब चीज़ें आप चेक करें और स्पेशली ये चेक करें कि अथॉरिटी टू ट्रेड किसके नाम है। तो ये अपने कॉपीज़ लाजमी हासिल करें और ये सब चीज़ें चेक करें, और आपको लगे कि ये पर्टिकुलर्स ठीक नहीं है तो वो ठीक करवाएं उनसे, ब्रोकर के साथ। और किसी भी मुश्किल की सूरत में फिर स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट से रब्ता करें। ट्रेडिंग के हवाले से आपको जो एहतियात करनी है वो क्या है कि आपने मोबाइल फ़ोन से दूसरे एजेंट के या ब्रोकर के मोबाइल फ़ोन पे आपने ऑर्डर नहीं देना। आप उसकी जो ब्रोकर की लैंडलाइन है जिस पे कि कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर आपने उस पर ऑर्डर देना है, अगर आप फ़ोन पे ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर ऑर्डर दीजिए, चाहे बाइंग ऑर्डर हो चाहे सेलिंग ऑर्डर हो, उस पर दीजिए। अगर आप फ़र्ज़ करें कि व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर दे रहे हैं, आपको बहुत जल्दी है कोई काम करने की, मार्केट बहुत तेज़ चल रही है, आप ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, तो आपको लैंडलाइन नहीं मिल रही है और आप व्हाट्सएप के ज़रिए ऑर्डर करना चाहते हैं, तो जो भी आप मैसेजेस करें या आपके पास जो मैसेजेस आए फिर आपको उनका तमाम का रिकॉर्ड रखना है। और कोई भी मैसेज आपको जो मिलता है ब्रोकर की तरफ से, जो आपके SMS पे आ रहा है या आपके ईमेल पर आ रहा है, जो भी आपका ऑथराइज चैनल है, उस पर जो भी आपने कम्युनिकेशन चैनल आपने टिक किया है कि भाई आपको इसमें बताया जाए, तो उस पर जो भी कम्युनिकेशन आ रही है उसको आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना और उसको बहुत तवज्जो से देखना है कि क्या चीज़ है, उसको समझना है। और फ़ौरन अगर कोई आपके समझ में नहीं आया तो फ़ौरन अपने ब्रोकर से रब्ता करना है। और अगर आपको लगे कि आपके कोई अकाउंट में कोई गलत ट्रेड हुई है, आपको जो ट्रेड आपने ऑर्डर दिया था वो नहीं है, या आपने ऑर्डर नहीं दिया था वो ट्रेड हो गई है, या जो रेट आपने ऑर्डर दिया था उस रेट पे नहीं हुई है, वो जो भी आपको लगे कि ये चीज़ गलत है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उसको चैलेंज करना है ब्रोकर के साथ और हरगिज़ इसको इग्नोर नहीं करना है। तीसरी चीज़ कि जो आपके जो शेयर्स हैं जो आपने ख़रीदे हैं, जो भी चीज़ आपने ख़रीदी है वो आप उसके लिए सबसे अहम चीज़ आप काम ये करना है, अपने CDC के अंदर अपना इन्वेस्टर अकाउंट खोलें और तमाम चीज़ें उस CDC में रखें। ब्रोकर के पास जो CDC का सब अकाउंट है उसके अंदर ना रखें, क्योंकि उसके पास जो ब्रोकर के पास आपके उस अकाउंट का एक्सेस होता है, उसमें आप अपने शेयर्स ना रखें बल्कि CDC के इन्वेस्टर्स अकाउंट में रखें। और जो भी आपने ट्रांजैक्शन करनी है उस CDC अकाउंट से ही करें, इन्वेस्टर अकाउंट से ही करें, और उस अकाउंट का एक्सेस किसी और को ना दें, उसको अथॉरिटी किसी और को ना दें कि वो आपका CDC इन्वेस्टर अकाउंट आपके अलावा कोई और ऑपरेट करे। जो भी डिस्प्यूट्स, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हों, चाहे वो अमाउंट से रिलेटेड हों, आपके अकाउंट से रिलेटेड हों, कोई से भी डिस्प्यूट्स हैं, आप उनको फ़ौरन आप टेकअप करें अपने ब्रोकर के साथ और हरगिज़ वक्त ज़ाया ना करें। राइटिंग में कंप्लेंट्स करें ब्रोकर के साथ, राइटिंग में रिकॉर्ड रखें तमाम कंप्लेंट का। और आपने हरगिज़ ब्रोकर की या एजेंट की जो टाइम वेस्टिंग टैक्टिक्स होती हैं उनमें नहीं आना कि हम देख रहे हैं, हम कर देंगे। फ़र्ज़ करेंगे आपका बहुत काबिल एतमाद ब्रोकर है, एजेंट है, बहुत काबिल एतमाद है, उसने पहले कभी आपको नुकसान नहीं दिया, वो कर देगा, तो भी आपने उसको 6 महीने से आगे नहीं जाने देना, क्योंकि कानूनन ब्रोकर पाबंद है 6 महीने तक कॉल रिकॉर्डिंग को रखने का। जो भी आपने ट्रेड ऑर्डर्स दिए होंगे, अगर आपने 6 महीने निकाल दिए तो फिर ब्रोकर के पास आपको कॉल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा और आपको अपना क्लेम इस्टेब्लिश करने का जो आपके पास एक अहम सबूत है वो आप ज़ाया कर देंगे। तो आपने 6 महीने के अंदर अंदर आपने डिस्प्यूट, यानी आपको उसूलन तो पहले ही कर देनी चाहिए, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि किसी वजह से आप डिले करते भी हैं या वेट करते भी हैं तो आपको 6 महीने से ज़्यादा आपको किसी डिस्प्यूट को आगे लेके नहीं जाना चाहिए। फ़ौरन इसको जो स्टॉक एक्सचेंज का जो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपने डिस्प्यूट फाइल कर देनी है।
इस तरह आप अपनी जो कीमती दौलत है, जो आपने जो बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, वो आप ज़ाया होने से बचा सकते हैं, अपने आप को फ्रॉड से बचा सकते हैं, अपने अकाउंट में होने वाले नुकसानात से आप अपने आप को बचा सकते हैं और महफूज तरीके से आप स्टॉक एक्सचेंज में काम कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसकी मालूमात यकीनन आपके जो फाइनेंशियल फ्यूचर है उसके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रही होंगी। इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने हल्के में शेयर कीजिए ताकि उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। उन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मंसूब एंड कंपनी की किसी सर्विस की ज़रूरत हो, हमारी किसी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगी। आपने हमारी वीडियो को तवज्जो से देखा, हमारी बातों को तवज्जो से सुना, आपकी तवज्जो देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।